तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युतस्थैतिक विभव को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और आवेश से r दूरी पर जो वैद्युतस्थैतिक विभव से संबंधित सूत्र है उसका निगमन किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए कोई आवेश है Q और ये उसके आसपास वो क्षेत्र है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आया तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है X जहां पर हमें इस आवेश की वजह से क्या पता करना है, वैद्युतस्थैतिक विभव का मान। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक दूसरे आवेश को, जैसे कि मान लीजिए वो Q डैश है, उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से इस बिंदु X पर लेकर के आना है। तो अनंत से बिंदु X तक लाने में जो वैद्युतस्थैतिक बल हैं उन्होंने जो भी कार्य किया होगा उस कार्य के ऋणात्मक मान को अगर आप उसी आवेश से विभाजित कर दो जिसको कि आप लेकर के आए हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बिंदु X पर वैद्युतस्थैतिक विभव का मान। तो अब आपको क्या याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युतस्थैतिक विभव का मान है वो अनंत से उस बिंदु तक किसी भी आवेश को लाने में वैद्युतस्थैतिक बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसके ऋणात्मक मान को उसी आवेश से विभाजित करने के बाद मिलता है जिसको कि आप उस बिंदु पर लाकर रख रहे हो। और याद रहे कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युतस्थैतिक बल और बाह्य बल बराबर होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बाह्य बलों ने जो भी कार्य किया होता है उस आवेश को अनंत से बिंदु X तक लाने में उसको अगर हम उसी आवेश से विभाजित कर दें जिसको आप लेकर आए हो, तो भी आपको बिंदु X पर वैद्युतस्थैतिक विभव का मान मिल सकता है। तो जब आप बाह्य बलों के कार्य का प्रयोग करोगे तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर आप वैद्युतस्थैतिक बलों का प्रयोग करोगे तो आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये तो है वैद्युतस्थैतिक विभव की परिभाषा। क्योंकि वैद्युतस्थैतिक विभव जो है वो कार्य और आवेश के अनुपात से मिलता है, तो उसका जो मात्रक है वो भी कार्य के मात्रक को आवेश के मात्रक से विभाजित करने के बाद मिलेगा। तो वैद्युतस्थैतिक विभव का जो मात्रक है वो यहां से क्या आ जाएगा, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो उसका मात्रक आ गया यहां से जूल प्रति कूलम। क्योंकि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए हमने एक ऐसा ही मात्रक का भी निर्धारण कर रखा होता है, तो जो वैद्युतस्थैतिक विभव है उसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। और बात करें वैद्युतस्थैतिक विभव के विमीय सूत्र की, तो कार्य के विमीय सूत्र को आवेश के विमीय सूत्र से विभाजित करने के बाद इसका विमीय सूत्र भी मिल जाएगा। कार्य का होता है mL2T-2 और इसको विभाजन करना है किससे, आवेश के विमीय सूत्र से, जो कि होता है AT। और अगर आप इस AT को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, mL2T-3A-1। और ये हमारा वैद्युतस्थैतिक विभव सदिश होता है। ये अदिश वो कैसे पता लगेगा, वैद्युतस्थैतिक विभव कार्य और आवेश के अनुपात से मिल रहा है, दोनों अदिश राशियां होती हैं, तो वैद्युतस्थैतिक विभव भी एक अदिश राशि होती है। और देखिए, अगर आपको अब ये समझ में आ गया कि वैद्युतस्थैतिक विभव होता क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर किसी आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है P, तो इस बिंदु पर जो वैद्युतस्थैतिक विभव से संबंधित सूत्र है वो क्या होता है और उस सूत्र का जो निगमन है वो हम किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक बिंदु आवेश है Q और इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P जहां मुझे वैद्युतस्थैतिक विभव का मान निकालना है। और ये जो मैंने रेड कलर का क्षेत्र बना रखा है, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इससे बाहर वाले क्षेत्र को मैं क्या कहूँगा, अनंत। तो परिभाषा क्या है कि मुझे एक आवेश लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिया है Q डैश, और उसको अनंत से कहाँ तक लेकर आना है, बिंदु P तक। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में मुझे ये पता करना है कि वैद्युतस्थैतिक बल क्या कार्य करेंगे। उसका जो भी ऋणात्मक मान आएगा उसको फिर मैं उसी आवेश से विभाजित करूँगा जिसको कि मैं लेकर आया हूँ, तो मुझे बिंदु P पर क्या मिलेगा, वैद्युतस्थैतिक विभव का मान। चलिए अब इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए, बीच की दूरी, जब ये आवेश Q डैश यहाँ पर होगा तो बीच की दूरी होगी अनंत, इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच की। और मुझे इन दोनों के बीच की दूरी को घटा करके करना कितना है, r। तो मैं मान लेता हूं कि जब आप अनंत से r तक आ रहे होगे तो बीच में आवेश किसी एक बिंदु से गुजरता है जहां दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, x। और x का जो मान है वो r से तो बड़ा है मगर अनंत से छोटा है। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है कि जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है तो हम पता करना चाहते हैं
कि दोनों आवेशों के बीच में जो वैद्युत स्थैतिक बल है उसका मान क्या होगा। तो अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो ये जो Q डैश है वो Q के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा, तो वैद्युत स्थैतिक बल इस पर कहाँ लगेगा, दाईं तरफ। अब जैसे ही इस पर वैद्युत स्थैतिक बल लगेगा दाईं तरफ तो ये दाईं तरफ भागेगा, लेकिन अगर मैं इसे दाईं तरफ जाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। ये वो बल है जो मैंने लगाया है ताकि ये आवेश दाईं तरफ ना जा सके। तो उस पर जो वैद्युत स्थैतिक बल लग रहा था वो कितना था, K 9 × 10⁹ दोनों आवेशों का गुणनफल और अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर। और हमने देख लिया है कि हमारा जो बल है जिसे हम बाह्य बल कह रहे हैं वो इस वैद्युत स्थैतिक बल के बराबर है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। जैसे ही इस आवेश पर परिणामी जो बल है वो शून्य हो जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। पहली संभावना तो यह है कि यह आवेश हिलेगा ही नहीं, यहीं रुका रहेगा, और दूसरी संभावना ये भी है कि ये बाईं तरफ भी जा सकता है और दाईं तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक नियत वेग से। यह है न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम। अब हमें करना क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कम करना है। तो मुझे इस आवेश को लाना किस तरफ है, बाईं तरफ। तो अगर मैं इसको बाईं तरफ थोड़ा सा विस्थापन दूं, बहुत ही छोटा सा विस्थापन, मान लीजिए dx, तो मैं पता करूंगा इस छोटे से विस्थापन में वैद्युत स्थैतिक बल ने जो छोटा सा कार्य किया है वो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि वैद्युत स्थैतिक बल किस तरफ लग रहे हैं, दाईं तरफ। मैंने विस्थापन दिया बाईं तरफ, तो जो कार्य का मान आएगा वो आएगा ऋणात्मक। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेनी है कि अगर आवेश यहाँ रखा हुआ है तो आवेश से दूर जाती हुई दाईं तरफ जो सदिश राशियां हैं उनको तो मैं लूंगा धनात्मक, और जो बाईं तरफ आएंगी सदिश राशियां उनको मैं लूंगा ऋणात्मक। तो आप देख सकते हो कि जो वैद्युत स्थैतिक बल है K Q डैश और बटे में कितना x², ये किस तरफ लग रहा है, दाईं तरफ, तो ये तो धनात्मक ही होगा। और छोटा सा ये जो विस्थापन है dx वो कैसा होगा, ऋणात्मक। अब dx जो होता है वो निकलता कैसे है कि आपको इस आवेश की जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति मतलब यहां पर जब ये आवेश था उसमें से क्या करना है, शुरुआती स्थिति को घटा देना है। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो xi बड़ा होने की वजह से और xf छोटा होने की वजह से ये जो आपका टर्म है वो ऋणात्मक आएगा। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आपको आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ऋणात्मक है। और ये अगर छोटे से विस्थापन में आपको कार्य का मान पता लग गया तो आप समाकलन विधि से लिमिट्स लगा करके ये पता कर सकते हो कि पूरी प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा, और यहाँ पर जो जो चीज़ें नहीं बदल रही हैं, मतलब जो कांस्टेंट है वो सब बाहर, तो 1/4πε0 बाहर, q डैश बाहर, और x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2। और इसका समाकलन करना है मुझे कहाँ से कहाँ तक, जब बीच की दूरी अनंत थी वहाँ से घटा करके करनी है r। तो q डैश तो एज इट इज़, और आप देख सकते हो कि x की पावर जो -2 है उसका जो समाकलन है वो होगा x की पावर -1 और अपॉन में -1, और आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर के r तक। तो अगर इस -1 को मैं आगे लिख लूँ तो ये वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना आ जाएगा, माइनस का q डैश, और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, अनंत से कहाँ तक, r तक। जैसे ही आप इसमें लिमिट डालोगे तो पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, तो q डैश तो एज इट इज पहले आ जाएगा 1/r, माइनस लगा करके 1/अनंत। 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो हमारा जो वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा किया गया कार्य वो कितना आ गया, q डैश, और बटे में कितना, r। अब मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया है कि आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना चाहते हो तो एक आवेश लीजिए और उसको अनंत से उस बिंदु तक लेकर के आइए और पता करो उसमें वैद्युत स्थैतिक बलों ने क्या कार्य किया है, वो पता लग गया हमें। उसका जो ऋणात्मक मान है तो उसका अगर आप ऋणात्मक मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, q डैश बटे r। उस ऋणात्मक मान को उसी आवेश से विभाजित कर दे जिसको कि आप लेकर के आए हो। तो q डैश को लेकर आए हो, मैं उससे विभाजित कर दूंगा, q डैश से q डैश कट, तो मेरा जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उसका मान कितना आ गया, 1/4πε0 q/r। क्योंकि वैद्युत स्थैतिक विभव एक अदिश राशि है तो यहां पर आवेश को हमें चिन्ह के साथ डालना होता है कूलम्ब में, और दूरी को डालना होता है मीटर में। तो हमारा जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उसका जो मात्रक आता है दैट इज वोल्ट्स। अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक आंकिक प्रश्न सॉल्व कराता हूं। तो सवाल कुछ इस तरह से है
कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम का, और उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कोई आवेश Q है जिससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव का जो मान है वो कितना होता है, K, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश को आप चिन्ह के साथ डाले कूलम में, तो आवेश कितना है हमारा 4 गुणा 10 की घात -7। उसको आप एज इट इज डाल दोगे क्योंकि यह आवेश धनावेश, और बटे में आवेश से बिंदु की दूरी जिसको डालना है आपको मीटर में, वो है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में परिवर्तित कर डाल दो तो आपका जो विभव का मान है वो निकल कर आएगा वोल्ट में। तो 9 से 9 कट जाएगा, आप देखोगे 4 तो रहेगा एज इट इज, और 10 की घात ऊपर यहां कितनी बनेगी 2, और -2 ऊपर जाएगा तो +2 कितना आ जाएगा 10 की घात 4 वोल्ट। ये बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान होगा 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम के आवेश की वजह से। अब स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया है कि आप ये भी बताएं कि 2 गुणा 10 की घात -9 कूलम के एक ऋणावेश को, यहां आप लिख लें कि ऋणावेश को आप अनंत से इस बिंदु P तक लाते हैं तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपको ये ना बताया जाए कि कार्य आप किन बलों के द्वारा पूछ रहे हैं, विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा या फिर बाह्य बलों के द्वारा, तो आप ये मानकर चलना कि कार्य पूछा जा रहा है बाह्य बलों के द्वारा। तो अभी जब हमने वैद्युत स्थैतिक विभव की परिभाषा दी थी किसी भी बिंदु पर, तो हमने क्या परिभाषा दी है कि आप क्या करोगे, अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु P तक लेकर आओगे और उसमें वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसके ऋणात्मक मान को उसी आवेश से विभाजित करो जिसको कि आप लेकर के आए हो, आपको मिल जाएगा बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान। क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक बल और बाह्य बल दोनों का मान बराबर था, तभी तो हम उस आवेश को बहुत छोटे वेग से कहां लेकर आए थे, बिंदु P तक। क्योंकि ये जो वैद्युत स्थैतिक बल हैं और बाह्य बल हैं, इन दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। तो अगर वैद्युत स्थैतिक बल धनात्मक कार्य करेंगे तो बाह्य बल ऋणात्मक कार्य करेंगे, और अगर ये ऋणात्मक करेंगे तो ये वाले करेंगे धनात्मक। तो आप ये भी कह सकते हो कि अनंत से बिंदु P तक लाने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो उस कार्य के बराबर होगा जो बाह्य बलों ने अनंत से P तक लाने में किया होगा। चिन्ह ही तो विपरीत है, तो हमसे यही पूछा गया है कि बाह्य बलों ने कितना कार्य किया है। तो बाह्य बलों ने अनंत से P तक इस आवेश 2 गुणा 10 की घात -9 कूलम के ऋणावेश को लाने में जो कार्य किया होगा वो कैसे मिलेगा, आवेश का गुणनफल बिंदु के विभव से, जो कि कितना है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा -8 गुणा 10 की घात -5, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और स्टूडेंट्स तीसरे पार्ट में हमसे यह पूछा गया है क्या इस कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वैद्युत स्थैतिक बल जो होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। तो अगर आप किसी आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लेकर आते हो किसी भी रास्ते से, चाहे आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से आ जाओ चाहे सीधे रास्ते से आ जाओ, वैद्युत स्थैतिक बल संरक्षी बल है तो उनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो बाह्य बल है वो हर जगह वैद्युत स्थैतिक बलों के बराबर है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य का मान भी पथ पर निर्भर नहीं करता। तो आपको तीनों ही सवालों के जवाब मिल गए कि 9 सेंटीमीटर दूर वैद्युत विभव का मान होगा क्या। उस बिंदु पर अगर मैं अनंत से किसी एक ऋणावेश को लाकर रखूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा बाह्य बलों के द्वारा, और ये जो कार्य होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उससे संबंधित सूत्र क्या होता है, और उस सूत्र पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए किसी निकाय के अंदर एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, तो उस निकाय की वजह से किसी भी बिंदु पर कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान किस तरह से निकालते हैं वो हम पता करते हैं।